Hello students, now we will continue with our new topic which is health insurance. So what is health insurance? It is a kind of insurance that cover medical expenses. आपका फायर इंश्योरेंस जो था फायर से रिलेटेड था, फायर रिस्क को कवर करता था। लाइफ इंश्योरेंस आपके लाइफ रिस्क को कवर करता था। मरीन इंश्योरेंस आपके मरीन रिस्क को कवर करता था। एंड हेल्थ इंश्योरेंस यानी आपके हेल्थ से रिलेटेड जो भी इश्यूज होती हैं उन चीज़ों को जो है वो कवर करता है। इसमें क्या होता है कि इंश्योरेंस कंपनी जो होती है आपको अगर कहीं पर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस लग रहा है रिलेटेड टू द मेडिकल, ठीक है, सो वो लोग एक पर्टिकुलर चीज़ों को उसमें इंक्लूड कर देते हैं कि आपकी ये बीमारी ये चीज़ है, ये चीज़ आपको होती है। अगर आप कंसल्टेंसी फीस पे करना है, आपको ये पे करना है, जो भी चीज़ें आपकी हेल्थ से रिलेटेड होती है, मेडिकल इशू से रिलेटेड होती है, उन सब चीज़ को वो कवर करता है। ठीक है, सो here are the covers medical expenses that arise due to illness, मतलब illness के कारण आपके जो भी मेडिकल एक्सपेंसेस होगी उस रिस्क को जो है आपका हेल्थ इंश्योरेंस कवर करता है। दिस एक्सपेंसेस कुड बी रिलेटेड टू हॉस्पिटलाइजेशन कॉस्ट, ये आपका हॉस्पिटल कॉस्ट से रिलेटेड होता है, कॉस्ट ऑफ मेडिसिन और डॉक्टर कंसल्टेंसी फीस। इसमें आपकी हॉस्पिटल पर अगर आप हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं तो उसका जो भी बिलिंग बनती है उस बिल को जो है आपकी इंश्योरेंस कंपनी पे करती है। मेडिसिन का बिल आपकी इंश्योरेंस कंपनी पे करती है, या फिर कंसल्टेंसी फीस यानी कि हम डॉक्टर के पास जाते हैं अपने दिखाने के लिए, चेकअप के लिए, तो उस समय जो कंसल्टेंसी फीस होती है वो भी आपकी इंश्योरेंस कंपनी जो है वो पे करती है। आज की डेट में मेडिकल का जो एक्सपेंसेस है इतना ज़्यादा है कि हर कोई एफर्ट नहीं कर सकता। हर कोई ऑल ऑफ सडन अगर मेडिकल का आ गया तो आप टॉलरेट कर ले या हैंडल कर ले, बियर कर ले उस एक्सपेंसेस को। इट इज़ नॉट कंपलसरी, इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर एवरीवन। फाइन, कि अगर अचानक से हमारी तबीयत बिगड़ जाती है तो वी नेवर नो, हमें नहीं पता है कि हमारी तबीयत जो है कब ख़राब हो जाएगी, कब क्या हो जाएगा। मतलब लाइफ इज़ लाइक अ अनसर्टेन थिंग्स ना, सो इलनेस इज़ ऑल्सो लाइक अ अनसर्टेन थिंग्स। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो अपन प्रिडिक्ट नहीं करते हैं और फिर भी हो जाती है। तो इन सब चीज़ों से वो करने के लिए, हैंडल करने के लिए, इन सब चीज़ों को डील करने के लिए हमें इंश्योरेंस लेना पड़ता है, जिसमें से एक है आपका हेल्थ इंश्योरेंस। ठीक है, हेल्थ इंश्योरेंस में आपकी दो पार्टीज़ होती है, एक इंश्योरर होगा और एक इंश्योर्ड होगा। ठीक है, एक आपकी इंश्योरेंस कंपनी होती है और दूसरा वो पर्सन होता है जो आपका हेल्थ इंश्योरेंस ले रहा होता है। ठीक है, हेल्थ इंश्योरेंस जो होता है एम्प्लॉयर भी करते हैं, जिसका नाम है ESIC। ठीक है, ESIC एक मेडिकल इंश्योरेंस जैसा होता है, जिसमें अगर आप कहीं किसी इंस्टीट्यूट में काम करते हैं तो आपकी जो भी सैलरीज वगैरह होती है उसमें से ESIC का एक अमाउंट कटता है। ठीक है, और वो अमाउंट जो होता है ना किससे रिलेटेड होता है, हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड होता है। कि आपको कल की डेट में कोई भी मेडिकल इश्यूज़ आती है, कुछ भी आता है, तो एक पर्टिकुलर अमाउंट तक का जो कॉस्ट है ना वो ESIC ऑफिस जो है वो बियर करता है, और वो क्लेम करने पे जो है आपको पैसे रिफंड भी कर देता है। कि आपकी सपोज ESIC है आपके पास में और आपकी तबीयत ख़राब हो गई एंड उसके बाद आपने क्लेम कर दिया, तबीयत ख़राब हुई, इस समय तो हमें पता नहीं था, तुरंत आप ऑफिस जाओगे और बोलोगे मेरा खर्चा ये है दे दो, तो वैसा नहीं होता है। आपको जो भी प्रॉब्लम है आप पहले दिखवा लो, कर लो, पहले आपको अपने पॉकेट से पे करना पड़ता है। उसके बाद फिर आप जब जाकर क्लेम करते हैं कि इतने का मेरा बिल था, तो वो पैसे हैं जो है पूरी आपकी रिफ़ंड हो जाती है, यानी कि रिटर्न कर दी जाती है। इंश्योरेंस कंपनी जो है, जो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है, वो आपके पैसे को पे कर देता है। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस। मतलब आप नेचर लिखो, फीचर लिखो, कैरेक्टरिस्टिक्स लिखो। आई ट्राई टू कवर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स विच वी हैव टू कंसिडर। सो लेट्स सी द नेचर ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस। तो फर्स्ट पॉइंट इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन अ इंश्योरेंस प्रोवाइडर एंड एन इंडिविजुअल और हिज हर स्पॉन्सर। यानी कॉन्ट्रैक्ट जो होता है एक इंश्योरेंस प्रोवाइडर जो इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रहा है, और दूसरा वो इंडिविजुअल पर्सन या फिर स्पॉन्सर। इंडिविजुअल पर्सन है कि सपोज मैंने पर्सनली जाकर अपना हेल्थ इंश्योरेंस कराया, वो अलग चीज़ हो जाता है। या फिर कोई स्पॉन्सर यानी कि कौन, मान लो मेरे जो एम्प्लॉयर होंगे, ठीक है, मैं कहीं काम कर रही हूँ तो मैं एम्प्लॉय हूँ और मेरा स्कूल जो है वो मेरे एम्प्लॉयर होंगे, मैनेजमेंट जो है, तो वो लोग अगर मेरे लिए मेडिकल इंश्योरेंस ESIC वगैरह कुछ करवा रहे हैं तो वो
चीज़ हमारे लिए स्पॉन्सर की तरफ से हो जाएगी। ठीक है, सो अगर आप करवाते हैं तो आप इंडिविजुअल हो जाओगे, अगर आपका इंस्टीट्यूट करवाता है, बड़ी बड़ी कंपनीज़ होती हैं जो मेडिकल की फैसिलिटी देती हैं, है ना, सभी एम्प्लॉयज़ को आजकल जो है मेडिकल की फैसिलिटी कंपनी की तरफ से मिलती ही है। सो उन सब चीज़ों को कवर करने के लिए आपके लिए हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूरी है। सो ये कॉन्ट्रैक्ट होता है बिटवीन द इंश्योरेंस प्रोवाइडर एंड द इंडिविजुअल और हिज हर स्पॉन्सर। नेक्स्ट है द कॉन्ट्रैक्ट कैन बी रिन्यूएबल और लाइफ लॉन्ग। ये जो कॉन्ट्रैक्ट होता है आपका रिन्यूएबल भी होता है। कुछ हेल्थ इंश्योरेंस जो होते हैं 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर्स के होते हैं, 5 ईयर्स के होते हैं, और कुछ हेल्थ इंश्योरेंस जो होता है लाइफ लॉन्ग के लिए होता है कि जब तक आप जिंदा है तब तक आपको जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी उन सब चीज़ों को आपको क्या करना है, डील करने के लिए जो है इंश्योरेंस कंपनी आपको हमेशा खड़ी रहेगी। उसके बदले में आपको एज यूजुअल जैसे कि हम सारे इंश्योरेंस में करते हैं, हम उसके बदले में प्रीमियम को पे करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका द अमाउंट द पॉलिसी होल्डर्स और देयर स्पॉन्सर पेज टू हेल्थ प्लान टू प्रोवाइड हेल्थ कवरेज। क्या होता है, जो पॉलिसी होल्डर्स होते हैं, है ना, और देयर स्पॉन्सर मतलब पॉलिसी होल्डर जो पॉलिसी लेके रखे हैं या फिर स्पॉन्सर जो होते हैं वो लोग क्या करते हैं, उस प्लान को खरीदते हैं। ठीक है, टू फॉर पेज टू द हेल्थ प्लान टू परचेज हेल्थ कवरेज। मतलब कि अलग अलग टाइप की प्लान्स होती हैं, अलग अलग टाइप का कवरेज होता है। किसी में ये बीमारी कवर करती है, कुछ में कुछ में अलग अलग बीमारी कवर करती है, किसी में छोटे छोटी बीमारियों के होते हैं, किसी में बड़े बड़े बीमारियों के भी कवरेज होते हैं। तो डिपेंड करता है कि आप कौन सा वाला उसमें जो है प्लान परचेज कर रहे हो, है ना। उसके बाद नेक्स्ट है the amount that the insured person must pay out of his pocket before the health insurance pay for the particular visit or service। जैसा कि मैंने भी कहा था कि आप तुरंत आपकी तबीयत ख़राब हुई और आप चले जाओगे इंश्योरेंस वाले के पास और बोलोगे मुझे पैसे दो, मेरी तबीयत ख़राब हो गई है, तो वैसा नहीं होता है। पहले आपको खर्चा करना पड़ता है, आपको पूरी एक्सपेंसेस करनी पड़ती है अपने पॉकेट से। उसके बाद फिर आप जा कर के इंश्योरेंस कंपनी में क्लेम करते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी जो होती है वो आपको पैसे पे करती है। ठीक है, नॉट ऑल द सर्विसेज आर कवर्ड। बिल आइटम्स लाइक यूज एंड थ्रो, टैक्सेस एक्सेट्रा आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम क्लेम। मतलब सारी सर्विसेज उसमें कवर्ड नहीं होती है, कुछ चीज़ें जो यूज़ एंड थ्रो वाली होती हैं। ठीक है, ऐसे एक्सपेंसेस जो यूज़ एंड थ्रो ही या फिर उसमें टैक्स वगैरह इंक्लूड हो रहा है तो उन सब चीज़ों को हेल्थ इंश्योरेंस में इंक्लूड नहीं किया जाता है, वो सब एक्सक्लूडेड होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सम हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ओनली पे फॉर हेल्थ केयर अप टू अ सर्टेन अमाउंट। बहुत सारे ऐसे हेल्थ इंश्योरेंस होते हैं जो एक पर्टिकुलर अमाउंट तक का ही आपका पेबल होता है। जैसे कि मैंने ESIC वाला कहा, ठीक है, ESIC जो होता है जनरली जो एम्प्लॉई काम करता है कंपनी में, है ना, कंपनीज़ में, स्कूल्स वगैरह में, अदर जगह पे उन लोगों को मिलता है। तो उसमें भी कहीं ना कहीं एक लिमिटेशंस रहती हैं कि आपको इतने लिमिटेशंस तक जो है आपको कंपनी जो है पे करेगी, गवर्नमेंट जो है उसको आपको पे करेगी। या फिर हम जब हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं तो सपोज़ मैंने 5 लाख की हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ली है, ठीक है, तो वो लोग जो मेरा रिस्क कवर करेंगे 5 लाख तक का ही करेंगे। मान लो अगर मेरी 8 लाख की एक्सपेंसेस हो गई हैं, सो दे विल नॉट कवर द होल 8 लाख रुपीज़, दे विल ओनली पे अ अमाउंट टिल 5 लाख रुपीज़ एंड आफ्टर रेस्ट ऑफ द अमाउंट विल पे बाय मी ओनली। फाइन, so I hope you all understand the points of the health insurance. Fine, and this is the nature. And next is when you look at your book Poonam Gandhi, you will see the different types of health insurance. So what are what types of health insurance are? First is your basic medical expenses. It cover the expenses of hospitalization and doctor services. बेसिक मेडिकल एक्सपेंसेस क्या होता है, जिसमें आप जो है ना हॉस्पिटलाइजेशन और डॉक्टर सर्विसेज का जो एक्सपेंसेस रहता है उसे आप कवर करते हो। सेकेंड है आपका मेजर मेडिकल एक्सपेंसेस। मेजर मेडिकल एक्सपेंसेस क्या होता है कि जो आपकी बड़ी बड़ी बीमारियां होती है, अचानक से कुछ डिज़ास्टर हो गया, कुछ बड़े टाइप की प्रॉब्लम्स हो गई, तो उन सब चीज़ों को कवर करने के लिए अपन मेजर मेडिकल एक्सपेंसेस लेते हैं। थर्ड है आपका लॉन्ग टर्म हॉस्पिटलाइजेशन। तो इट कवर्स
नर्सिंग होम चार्जेस फॉर एल्डरली पीपल, मतलब नर्सिंग होम चार्जेस एल्डरली पीपल यानी कि लॉन्ग टर्म हॉस्पिटलाइजेशन मतलब क्या होता है कि ऐसे भी कुछ लोग रहते हैं जिनको हॉस्पिटल का बिल कंटिन्यू पे करना रहता है, एल्डर पीपल्स होते हैं, कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, वी डोंट नो एनीथिंग, ऑल द थिंग्स आर द अनसर्टेन। सो उन लोगों का जो नर्सिंग होम का खर्चा होता है यानी कि नर्सिंग होम में अपन एडमिट कराते हैं जा करके, उससे रिलेटेड जो भी खर्चा होता है एल्डर पीपल का, वो रिस्क को वो कवर करता है लॉन्ग टर्म हॉस्पिटलाइजेशन हेल्थ इंश्योरेंस। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मेडिकल सप्लीमेंट। इट फिल्स गैप इन मेडिकेयर प्रोग्राम्स ऑफ द सोशल सिक्योरिटी। ये इसमें मेडिकल सप्लीमेंट में क्या होगा ना कि आपका मेडिकेयर प्रोग्राम सोशल सिक्योरिटी, मेडिकेयर प्रोग्राम्स ऑफ द सोशल सिक्योरिटी यानी कि जो आपको बेसिक सोशल सिक्योरिटीज़ मिलती हैं उससे रिलेटेड जो मेडिकेयर प्रोग्राम्स होते हैं उसके जो गैप वगैरह होती है ना उसको वो फुलफिल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका डिसेबिलिटी इनकम। इट रिप्लेसेस द इनकम लॉस्ट बाय द इंश्योर्ड व्हेन द इंश्योरर इज अनेबल टू वर्क। ये डिसेबिलिटी वो है कि जब पर्सन जो रहता है, मैंने अगर कोई पॉलिसी ली है और मैं अनेबल हूँ कि मैं कोई काम कर सकूँ, कुछ अर्निंग कर सकूँ, तो उस सिचुएशन में डिसेबिलिटी इंश्योरेंस भी होता है जिसमें वो लोग जो है मेरे जो एक्सपेंसेस हैं है ना और मेरे जो इनकम है उसको जो है वो लोग कवर करते हैं, मतलब उसके बदले वो लोग पे करते हैं क्योंकि मैं तो डिसेबल हूँ, मैं काम नहीं कर सकती, तो वो डिसेबिलिटी इनकम इंश्योरेंस के थ्रू जो है मुझे वो पैसे को पे करते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर ये जो आपके टाइप्स ऑफ कवरेज दिए हुए हैं ये सभी 5 पॉइंट्स को आपको अपने कॉपी में नोट डाउन करना है बिकॉज ये बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स है, दैट्स वाई आई हैड नॉट रिटन इन द ब्लैक बोर्ड बिकॉज इट इज़ ऑलमोस्ट द सेम थिंग विच इज़ मेंशनड हियर। सो यू कैन राइट दिस 5 पॉइंट्स एंड देयर एक्सप्लेनेशन वॉट एवर रिटन इन योर बुक इन योर नोट्स। फाइन, नाउ नेक्स्ट है आपका डिफरेंस बिटवीन द लाइफ इंश्योरेंस एंड जनरल इंश्योरेंस, डिफरेंस बिटवीन द लाइफ फायर एंड मरीन इंश्योरेंस, है ना। तो अब अपन नेक्स्ट जो है ये डिफरेंस बिटवीन के बारे में बात करेंगे। उससे पहले आप लोग वीडियो को पॉज करके ये वाला नोट डाउन कर लीजिए और साथ ही साथ हेल्थ इंश्योरेंस के जो टाइप्स ऑफ कवरेज आपकी बुक में दी हुई है उन कवरेज को भी जो है अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। देन वी विल कंटिन्यू विद द फॉलोइंग टॉपिक। So students, next is our difference between life insurance and general insurance. Life insurance है जो हम लाइफ इंश्योरेंस वाली पॉलिसी लेते हैं और जनरल इंश्योरेंस में आपको फायर, मरीन, हेल्थ ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, तो let's have a look at some points which is difference between of life and general insurance. First is the risk involved is certain and here रिस्क इज अनसर्टन। ठीक है, सबसे बेसिक चीज की लाइफ के बारे में कंफर्म होता है कि हम या तो जल्दी मरेंगे या तो हम लेट मरेंगे, लेकिन जो आपका जनरल इंश्योरेंस होता है यानी कि मान लें फायर और मरीन इंश्योरेंस है, इट डजंट कंपल्सरी कि आपको आग लगेगा ही या आपकी शिप जो है उसमें कोई प्रॉब्लम्स आएगी, वो डूबेगा या कोई एनिमी जो है उस पर अटैक कर देगा, सर इट इज़ नॉट कंपल्सरी एवरी टाइम। वो तो लोग अपने खुद की सेफ्टी के लिए एक रिस्क को कवर करने के लिए कहीं हुआ तो इस सिचुएशन को डील करने के लिए लेते हैं, बट इट इज़ नॉट कंपल्सरी दैट इट विल हैपन। बट इन द लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी इट इज कंपल्सरी दैट इट विल हैपन, दैट अ पर्सन इज बाउंड टू डाई सूनर और लेटर। ये कंपल्सरी है, ये बंधा हुआ है कि पर्सन या तो मरेगा ही मरेगा या तो जल्दी मरेगा या तो लेट मरेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। ठीक है, एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ दूसरी तरफ लिखा हुआ है इंडेमनिटी। गारंटी क्यों? क्योंकि इसमें क्या है कंफर्म है, रिस्क इज सर्टेन, ये तो गारंटी है कि ये तो होना ही है आपको। ठीक है, और दूसरा यहाँ पे क्या है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है कि अगर आपको लॉस होता है तो हम कंपनसेट करेंगे, अगर लॉस नहीं होगा तो वहाँ पे कोई भी आपको जो है कंपनसेशन यानी कि उसका जो रिस्क कवरेज का जो पॉलिसी है वो भी कोई डील नहीं की जाएगी। इसीलिए यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी हो जाता है कि इफ लॉस विल हैपन देन वी विल कवर इट, इफ इट विल
होता है। अगर आपका वो सब कुछ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है ना, आपको कोई लॉस नहीं हुआ है, तो वहाँ पर आपको कोई भी अलग से पैसे इन्वेस्टमेंट के रूप में जो है रिटर्न नहीं मिलने वाले हैं। नो कवरेज फॉर पार्शियल लॉस इज द अनदर पॉइंट, एंड व्हाट इट मीन्स इज कि जैसे जनरल इंश्योरेंस है, ठीक है, आपका गुड्स जो था हाफ चला, आपके 40,000 के गुड्स के अगर इंश्योरेंस हुए थे जिसमें से 20,000 ही सिर्फ बर्न हुई है, ठीक है, तो आपको 20,000 का जो है आपको पार्शियल पेमेंट जो है वो लोग कर देंगे कि भाई लॉस इतने का हुआ, इतने का ही करेंगे। लेकिन जो लाइफ वाला सिचुएशन है उसमें तो ऐसा थोड़ी हो, इसमें तो ऐसा नहीं हो सकता ना कि वो आपको पार्शियल जो है प्रोटेक्शन देंगे कि आधी आपकी जान चली गई थी तो आप इतना रख लीजिए, इतना पैसा रख लीजिए, हम आपको पे कर रहे हैं, कंपनसेट कर रहे हैं। वैसा सिचुएशन तो अपना लाइफ इंश्योरेंस में नहीं होता है, या तो उसमें पर्सन पूरी तरीके से मरेगा या तो नहीं मरेगा, है ना। और साथ ही साथ क्या बोलते हैं कि अगर आप नहीं डेथ हुई है तो आपको पूरा का पूरा पैसा जो है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड जो है वो कंप्लीट होने के बाद मैच्योरिटी डेट पे आपको जो है पैसे मिल जाते हैं। लेकिन इस वाले केस में ना आपको पैसा रिटर्न नहीं मिलता। अगर आपकी 1 ईयर की पॉलिसी थी और वो आपकी लैप्स हो गई है तो बस वहाँ पर ख़त्म, कोई भी रिटर्न नहीं आता, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका सरेंडर्स लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बिफोर मैच्योरिटी। इफ़ यू वांट टू सरेंडर योर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, कि आप चाहते हो कि नहीं अब मुझे अपना लाइफ इंश्योरेंस जो है 12 साल हो गए हैं, मुझे अब कंटिन्यू नहीं करना है, सो यू कैन सरेंडर इट। बट इन द केस ऑफ जनरल इंश्योरेंस यू cannot surrender your policy in the fire and marine insurance because it is for the short period time. So how you will surrender it? I mean to say कि इतनी शॉर्ट पीरियड के लिए वो रहता है तो आप उसमें सरेंडर नहीं कर पाओगे, ठीक है, क्योंकि वो 1 साल के बाद जो होता है जनरली फिर से रेन्यू हो जाता है। लेकिन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जो रहती है हम 15 to 20 ईयर्स के लिए लेते हैं, लंबे समय क्या होता है, तो उस बीच में आप चाहो तो आप वहाँ पर सरेंडर कर सकते हो। उसमें कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट जो रहती है वो आपकी कट जाती है और उसको काटने के बाद जो पैसे होते हैं वो आपको मिल जाते हैं। कभी कभी कुछ लोगों का होता है कि उनको बहुत इमरजेंसी होती है पैसों की, सो इफ़ दे आर हैविंग एन emergency for an amount, so they can surrender their policy and they can withdraw money at there, ठीक है। सो लास्ट पॉइंट में आपका वही लिखा है, टाइम पीरियड ऑफ इंश्योरेंस इज जनरली लॉन्ग 15 to 20 years and time period of insurance is generally short is 1 year in the general insurance। जनरल इंश्योरेंस में आपका 1 ईयर का रहता है, जनरली लॉन्ग टाइम का भी होता है बट जनरली 1 ईयर के होते हैं। बट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी 1 ईयर की या 2 ईयर्स के नहीं होते हैं, वो आपके लॉन्ग टाइम के लिए ही होते हैं। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन लाइफ इंश्योरेंस एंड जनरल इंश्योरेंस। प्लीज़ पॉज योर वीडियो एंड write down in your notes, then we will discuss about the basic difference of life insurance, fire insurance and marine insurance. So students, now next is difference between life, fire and marine insurance. Fine. So before that we had studied the difference between life insurance and general insurance, और general insurance में आपका fire और marine cover कर रहा था और life insurance आपका अलग था। अब इसमें क्या है, तीनों को अलग अलग डिफ्रेंशिएट किया गया है, जिसमें आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम पॉइंट्स में फायर और मरीन इंश्योरेंस में जो भी बेसिक एलिमेंट्स होंगे वो सभी के सभी सेम होंगे, और जो लाइफ इंश्योरेंस में रहता है वो आपका अलग हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं सब्जेक्ट की। तो सब्जेक्ट मैटर
लेकिन इसमें रहता है। इसमें क्या होता है कि जैसे कि पहले भी बताया था मैंने कि जनरल इंश्योरेंस में क्या होता है कि जितना लॉस हुआ है उतना ही आपको जो है कवरेज मिलेगा। इसीलिए इसमें क्या होता है ना कि मस्ट बी प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ पॉलिसी एज वेल एज लॉस। पॉलिसी के वक्त उन्होंने दिखाया कि हम आपका रिस्क कवरेज जो है 50,000 की कर रहे हैं, लेकिन लॉस आपका सिर्फ 20,000 हुआ, तो वो उस समय पूरा कैलकुलेशन करके दिखाएगा कि आपका जो पूरा लॉस है 20,000 का है, तो हम आपको सिर्फ 20,000 देंगे। इसलिए इसमें पॉलिसी के साथ पॉलिसी लेते वक्त भी और लॉस के वक्त भी यहाँ पर शो करता है। सेम थिंग इज हैपन इन द मरीन इंश्योरेंस ऑल्सो कि पॉलिसी के वक्त साथ ही साथ जब आपका लॉस होता है, जितना भी लॉस होगा उतने को ही वो कंपनसेट करते हैं। नेक्स्ट है आपका इंडेमनिटी की इंडेमनिटी इसमें एप्लीकेबल होगा क्या? नहीं होगा, इसमें कोई एप्लीकेबल नहीं होगा क्योंकि इसमें तो फिक्स रहता है। लेकिन यहाँ पर आपका जब आपको लॉस होगा तो ही आपको कवरेज मिलेगी, लॉस नहीं होगा तो वहाँ पर आपको कवरेज नहीं मिलेगी। सेम थिंग इज हैपन हियर इज एप्लीकेबल बिकॉज कि लॉस होगा तो आपको वहाँ पर मिलेगा, नहीं होगा तो वहाँ पर कोई इंडेमनिटी की जो प्रिंसिपल है वो फॉलो नहीं की जाएगी और इसमें वो एप्लीकेबल नहीं होगा। और इन दोनों में जो होता है आपका एप्लीकेबल होता है इंडेमनिटी। ठीक है, लॉस मेजरेबल, तो इसमें लॉस मेजर किया जाता है कि लॉस इज नॉट मेजरेबल, फिक्स्ड अमाउंट इज हियर कि पर्सन है तो मिलेगा, नहीं है तो भी मिलेगा, जैसे आपकी पॉलिसी की है उस हिसाब से होगा। तो लॉस कोई मेजरेबल नहीं है। पर्सन की डेथ हुई, 50 लाख की पॉलिसी, तुरंत 50 लाख रुपए इंश्योरेंस कंपनी जो होती है पूरी डिटेलिंग के बाद में डेथ सर्टिफिकेट वगैरह पूरा देखने के बाद में उस नॉमिनी को पे कर देती है। या फिर आपका डेट ऑफ मैच्योरिटी कंप्लीट हो गया तो उसके बाद आपको वो पेमेंट हो जाता है। ठीक है, इसमें लॉस मेजरेबल होता है। फिर से कई बार की लॉस मेजर किया जाता है, जितना लॉस हुआ उसी के हिसाब से पेमेंट मिलता है। इसमें भी आपका लॉस मेजरेबल होता है, जब आपका लॉस होगा मेजर किया जाएगा और उस हिसाब से आपको पेमेंट मिलेगी। नेक्स्ट है आपका रिस्क। रिस्क एट द टाइम ऑफ डेथ और मैच्योरिटी, और इसमें क्या होगा ओनली एट द टाइम ऑफ लॉस, उसमें भी ओनली एट द टाइम ऑफ लॉस इट इज पेबल। इसमें जब डेथ हो जाती है या मैच्योरिटी का टाइम होगा तब आपको पेमेंट मिलेगी। इसमें सिर्फ लॉस के वक्त मिलेगी और उसमें भी आपको सिर्फ लॉस के वक्त ही आपको जो है पेमेंट जो है वो आपको मिलेगा। सेम चीज वही चीजें रिपीट हो रही है, आप देख रहे होंगे, बट द थिंग इज लाइक द सेम ऑल्सो बिकॉज जनरल इंश्योरेंस में ये दोनों कवर हो जाते हैं, लाइफ में अलग से कवर हो जाता है। जो हमने इसे वैलिड डिफरेंस पढ़ा उसी को इसमें क्या किया गया, एक्सपेंड किया गया। इफ यू वांट टू ऐड सम मोर पॉइंट अदर देन दिस देन यू कैन ऐड, इट इज अप टू यू। आप खुद से भी चाहें तो बहुत सारे पॉइंट्स को ऐड कर सकते हैं, और अगर जरूरी नहीं है कि मैंने एग्जैक्टली लिखा है तो एग्जैक्टली आप ही लिखें। हो सकता है कि कुछ वर्ड्स इफ यू वांट टू चेंज, इफ यू वांट टू ऐड बाय योर ओन सेल्फ, और यू वांट टू राइट सम मोर एज अकॉर्डिंग टू योर कंफर्ट जोन, एज अकॉर्डिंग टू योर अंडरस्टैंडिंग लेवल, सो यू कैन राइट, इट इज फ्री फॉर यू। लास्ट है आपका पॉलिसी अमाउंट, तो ईच कैन बी एनी अमाउंट, इसमें नॉट मोर देन द सब्जेक्ट मैटर, नॉट मोर देन द मार्केट वैल्यू। इसमें क्या होता है, इट कैन बी एनी अमाउंट, यानी कि जरूरी नहीं कि 20,000 30,000 ही मिलेगा, ऐसा है। किसी इंसान की जान की कोई वैल्यू नहीं होती कि इस टाइम पे उसका रेट ये चल रहा होगा, उस टाइम उसका ये रेट चल रहा होगा। इट कैन बी एनी अमाउंट, वो डिपेंड करता है कि आप कितने की पॉलिसी ले रहे हो। ठीक है, लेकिन ये वाले में क्या होता है कि इट नॉट मोर देन द सब्जेक्ट मैटर। अगर आपका गुड्स जो है, अगर आपने एक सपोज वॉशिंग मशीन और रेफ्रिजरेटर जो है, दो चीज़ की आपने वो भराई है, पॉलिसी ली है, पॉलिसी में उस गुड्स को कवर किया है, और उन दोनों का कॉस्ट मिलाकर 80,000 होता है, तो 80,000 से ऊपर का आपको कभी भी उसमें पैसे नहीं मिलेंगे। 80,000 से कम ही मिलेगा, बट उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। ठीक है, और उसके बाद ओनली एट द टाइम ऑफ लॉस इट इज पेबल नॉट मोर देन मार्केट वैल्यू। इसमें भी जो मार्केट वैल्यू में जो भी रेट होगी, उसका जो वैल्यू होगा उसी के हिसाब से आपको पे किया जाएगा, उससे ज़्यादा उसमें जो है पे नहीं कर सकते आप। ठीक है, so students please note down the following points, then we will continue. So students, next topic is our communication service. कम्युनिकेशन वर्ड से ही हमारे दिमाग में सबसे पहले आ जाता है बातचीत। ठीक है, कि हम दो लोग या दो से ज़्यादा लोग मिलकर जब किसी आइडियाज़ को, फैक्ट्स को, अपनी फीलिंग्स को, किसी भी कम्युनिकेशन रिलेटेड थिंग्स को, किसी बिजनेस रिलेटेड थिंग्स को, एनीथिंग इट वुड बी, जब वो लोग एक दूसरे के साथ में शेयर करते हैं तो वो चीज़ हमारे लिए हमारी कम्युनिकेशन कहलाती है। ठीक है, संचार, कम्युनिकेशन का मीनिंग होता है हिंदी में संचार करना, यानी कि एक दूसरे को मतलब बढ़ाते, मतलब एक दूसरे से बात करना। एक या दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर जब एक दूसरे
से बातों को शेयर करते हैं, बातें करते हैं, अपने आइडियाज़ को, फैक्ट्स को, फीलिंग्स को, इमोशंस को, हर चीज़ों को, तो वो चीज़ आपकी कम्युनिकेशन कहलाती है। ठीक है। अब कम्युनिकेशन भी जो होता है आपके अलग अलग टाइप के कम्युनिकेशंस होते हैं। आज की डेट में अगर मैं बात करूँ कम्युनिकेशन की, तो कम्युनिकेशन का लेवल जो है बहुत ही हाई हो चुका है, उसका स्तर जो है बहुत ऊंचा हो चुका है कि हम आज सिर्फ एक पर्टिकुलर चीज़ तक सीमित नहीं रह गए हैं कि हमें सिर्फ इसी माध्यम से हम किसी से बात कर सकते हैं, किसी तक अपना बात पहुंचा सकते हैं या कनेक्ट हो सकते हैं। देयर आर द मेनी रीजंस, देयर आर मेनी वेज थ्रू विच वी कैन कम्युनिकेट विथ ईच others. Even a person is sitting at the miles away from us. So here we will discuss about the communication services. तो communication की क्या क्या services हैं, मतलब वो कौन कौन सी सर्विसेज हैं, सुविधाएं हैं जो हम मिल रही है या हमारे पास है, जिससे हम एक दूसरे के साथ में कम्युनिकेट कर सकते हैं। सो बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन सर्विसेज। वन इज़ योर पोस्टल सर्विसेज एंड सेकेंड इज़ योर टेलीफोन सर्विसेज और टेलीकॉम सर्विसेज। सो पोस्टल सर्विसेज में सबसे पहला नाम और सबसे आखिरी नाम जो हमारे दिमाग में आता है वो है आपका पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस जो होता है वो हमें सारे पोस्टल सर्विसेज को प्रोवाइड करता है। ठीक है। और दूसरी तरफ जो है टेलीकॉम सर्विसेज। टेलीकॉम सर्विसेज में क्या है, जैसे कि अपन फ़ोन है, ईमेल हो गया, केबल हो गया, डीटीएच हो गया, ये सारी चीज़ें हमारे लिए क्या है, एक प्रकार से टेलीकॉम सर्विसेज में आती है। ठीक है। अब सबसे पहले बात करते हैं अपन पोस्टल सर्विस की। ठीक है। तो पोस्टल सर्विस क्या होता है, द सर्विस ऑफ कैरिंग लेटर्स एंड पार्सल्स, अरेंजिंग रेमिटेंस ऑफ मनी, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स ऑफ मनी एक्सेट्रा आर द वेरियस सर्विसेज ऑफर्ड बाय द पोस्ट ऑफिस। तो पोस्ट ऑफिस क्या होता है, जो लेटर्स लेके आता है, पैसे को कलेक्ट करता है, धन को कलेक्ट करता है, एक दूसरे को देता है, किसी और से, कहीं और से आया हुआ पैसा किसी और तक पहुंचाता है, फिर यहाँ से आया हुआ पैसा कहीं और तक पहुंचाता है, मनी एक्सेप्ट भी करता है, डिपॉजिट भी करवाता है, उसका और अदर बहुत सारी सर्विसेज जो है वो पोस्ट ऑफिस हमें पोस्टल सर्विसेज में प्रोवाइड करती है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट है फीचर्स ऑफ पोस्टल सर्विसेज। पोस्टल सर्विसेज के फीचर्स क्या क्या होंगे, तो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट फीचर्स है कि कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। जितने भी पोस्टल सर्विसेज हैं, हमारे जितने भी पोस्ट ऑफिसेस हैं, सभी को जो है गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। पोस्टल सर्विसेज में दूसरा है आपका वो नेशनल, साथ ही साथ इंटरनेशनल लेवल पे भी अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड करता है। थर्ड है आपका वेरियस फाइनेंशियल सर्विसेज आर ऑफर्ड। बहुत सारी फाइनेंस से रिलेटेड यानी पैसों से रिलेटेड जो बहुत सारी सर्विसेज है वो हमें जो है पोस्टल सर्विसेज प्रोवाइड करती है। जैसे कि हम यहीं पर बात करें डिपॉजिट ऑफ मनी की, रेमिटेंस ऑफ मनी की, तो ये सब चीज़ें आपकी क्या फाइनेंस से रिलेटेड आ जाती हैं। उसके अलावा और बहुत सारी पॉलिसीज़ वगैरह भी कुछ कुछ रहती हैं जो हमें पोस्टल सर्विसेज या पोस्ट ऑफिस में जाकर अवेलेबल हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है ऑल्सो प्रोवाइड टेलीग्राफिक कम्युनिकेशन। पोस्टल सर्विस हमें टेलीग्राफिक कम्युनिकेशन की भी सर्विस जो है प्रोवाइड करता है, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका हाईली रिलायबल। ये आपका जितने भी पोस्टल सर्विसेज है ये क्या है, सभी के सभी आपके लिए हाईली रिलायबल होते हैं। ठीक है। अब ये था उनका फीचर्स ऑफ पोस्टल सर्विसेज। अब हम बात करते हैं इनके ड्रॉबैक्स की। अब हर चीज़ की अच्छाई होती है तो सभी की कुछ बुराई भी होती है। तो हमें सभी को पता है कि जो पोस्टल सर्विसेज होती है वो थोड़ी सी डिले करता है चीज़ों को, मतलब जैसे बाकी चीज़ें होती हैं जो बहुत फास्ट वर्क करती है, उसी प्रकार से जो पोस्टल सर्विस होती है वो बहुत ज़्यादा फास्ट वर्क नहीं करती है, स्लो इन स्पीड होती है। ठीक है। अगर हम बैंक से पैसे को ट्रांसफ़र करते हैं तो हमारे तुरंत पैसे ट्रांसफ़र हो जाता है, लेकिन अगर हम लोग पोस्ट ऑफिस के थ्रू सोचते हैं कि किसी तक पैसा पहुंचाएंगे तो वहाँ पर क्या हो जाता है कि वो बहुत लेट हो जाता है, मतलब बहुत तुरंत सामने वाले तक पैसा नहीं पहुंच पाता, इसलिए हम इसे स्लो इन स्पीड कहते हैं। ठीक है। और दूसरा होता है ब्यूरोक्रेटिक इन नेचर। ब्यूरोक्रेटिक यानी कि क्या होता है आपका, मतलब कि नौकरवादी टाइप्स, मतलब कि एक लाइक किसी को अपन डाकिया आ रहा है ना, वो आपके घर तक आ रहा है, आपको सामान पहुंचाता है, फिर जाता है साइकिल से चलते चलते वो दूसरी जगह सामान को पहुंचाता है, जिसके लेटर्स हैं, पार्सल है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो एक प्रकार से ब्यूरोक्रेटिक नेचर है, मतलब नौकर जैसा एक तरीके का एक हो गया कि वो आपके लिए एक तरीके का सर्वेंट काइंड ऑफ है, तो इसीलिए इसको ब्यूरोक्रेटिक इन नेचर भी कहलाता है। इसलिए ये इसके 2 पॉइंट्स ऐसे थे जो इसके जो है ड्रॉबैक्स है। नाउ इसके बाद
जो है हम आगे और बात करते हैं उस पोस्टल सर्विसेज के बारे में, जो कि है कि वो क्या क्या हमें सर्विसेज को प्रोवाइड करता है। उससे पहले आप इन चीज़ों को नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे हम पोस्ट ऑफिस की जो सर्विसेज है उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, facilities provided by the postal services. So what are the facilities provided by the postal services are, one is your फाइनेंशियल सर्विसेज। तो फाइनेंशियल सर्विसेज में आपका क्या क्या है? आपका पीपीएफ, पीपीएफ इज़ योर पब्लिक प्रोविडेंट फंड, यानी कि पीएफ आपने पढ़ा होगा कि हर एम्प्लॉय जो होता है उसकी सैलरी से जो है, बेसिक सैलरी से 12% डिडक्ट होता है और वो सेविंग अकाउंट में चला जाता है, विच इज़ योर पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। उसकी भी बहुत सारे स्कीम्स वगैरह जो है आपके अवेलेबल हैं पोस्टल सर्विसेज में। किसान विकास पात्र, किसान के विकास के लिए भी जो बहुत सारी फाइनेंशियल सर्विसेज है वो अवेलेबल है आपकी। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, मनी ऑर्डर, सेविंग अकाउंट, मंथली इनकम सेविंग, ये सारी फाइनेंशियल सर्विसेज जो है आपकी पोस्टल सर्विस आपको प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट है आपका मेल सर्विसेज। सो मेल में क्या होता है बेसिकली कि जो भी आर्टिकल्स होता है, जो भी पोस्ट होता है, उसको वन प्लेस से अनदर प्लेस तक क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करने का काम करते हैं। सो ये आपकी मेल सर्विसेज में आती है। और साथ ही साथ वो लोग उसके इंश्योरेंस भी प्रोवाइड करते हैं कि अगर आपका कोई मेल जो है आप पोस्ट को कर रहे हो या कोई सामान भेज रहे हो तो उसकी इंश्योरेंस की फैसिलिटी भी प्रोवाइड की जाती है कि उस सामान को कुछ ना हो या कुछ होता भी है तो उसका लॉस जो है वो जो पोस्टल सर्विस है वो बियर करे। ठीक है। मेल सर्विसेज आर ऑफर्ड बाय द पोस्ट ऑफिस। देयर आर द वेरियस मेल सर्विसेज ऑफर्ड बाय द पोस्ट ऑफिस। हियर आर द फॉलोइंग पॉइंट्स। फर्स्ट इज योर अंडर पोस्टल सर्विस सर्टिफिकेट, रजिस्टर्ड पोस्ट, पार्सल पोस्ट, स्पीड पोस्ट, कुरियर सर्विस, इंटरनेशनल मनी ट्रांसफ़र, मतलब ये सारी चीज़ें जो है आपकी मेल सर्विसेज की कैटेगरी पे आती है जो कि पोस्ट ऑफिस आपको प्रोवाइड करता है। आई नो कि ऑल द थिंग्स यू नो वेरी वेल कि अंडर पोस्टल सर्टिफिकेट्स आपको प्रोवाइड होती है, रजिस्टर्ड पोस्ट किया जाता है, पार्सल की फैसिलिटी दी जाती है, स्पीड पोस्ट की फैसिलिटी दी जाती है, कुरियर की सर्विस दी जाती है। साथ ही साथ आप इंटरनेशनल, मतलब आपका अगर कोई पर्सन इंटरनेशनली कहीं पर है, सो यू कैन ईजली सेंड मनी टू द पर्टिकुलर पर्सन और दैट पर्सन विल सेंड मनी टू यू ऑल्सो। सो दिस इज सर्विसेज बाय द पोस्ट ऑफिस इन द मेल सर्विस कैटेगरी। ठीक है। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं टेलीकॉम सर्विसेज की। तो टेलीकॉम सर्विसेज हमारी कंट्री के लिए, हमारे बिजनेस के लिए, कॉमर्स के लिए, आईटी सेक्टर, आपका इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर, मीडिया सेक्टर, सभी के लिए एक प्रकार से बैकबोन होता है। अगर हम अपने बिजनेस को बिना टेलीकॉम सर्विसेज के अगर सोचें तो इट्स लाइक अ इनकम्प्लीट बिजनेस, इट्स लाइक अ स्लो डाउन बिजनेस फॉर यू ऑल, क्योंकि बिना टेलीकॉम सर्विसेज के आज के डेट में हम ड्रीम इंडिया जो हमारा है वो हम उस मिशन को कंप्लीट नहीं कर सकते। ठीक है। हमारे कंट्री का मिशन है कि 2025 तक जो है हमारा कंट्री का जो एक मिशन देखा गया है आईटी सेक्टर के लिए, उस चीज़ को बूम पीरियड के साथ में जो है कंप्लीट किया जा सके, जिसके लिए उन्होंने एक टेलीकॉम सर्विस फ्रेमवर्क डेवलप किया था 1999 में और ब्रॉडबैंड पॉलिसी को 2004 में हमारे गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था, ताकि मेक इन इंडिया, ड्रीम इंडिया का जो 2025 तक का उनका जो एक है कि वो आपके आईटी सेक्टर, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर, मीडिया सेक्टर में पूरे वर्ल्ड वाइड जो है बूम ला सके। दिस इज द बेसिक ऑफ द telecom services. Fine. Now note down the following points, and if you are having any doubt in this points, so please text me, ask me, call me. It is your there are many options for you. If you are having any doubt in any topic, you can free to ask me, and note down the following points here of the communication services. Now we will discuss about the various types of telecom services available. सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज कि टेलीकॉम सर्विसेज में हमारे कौन कौन से टाइप्स अवेलेबल हैं। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है आपका सेल्यूलर मोबाइल सर्विसेज। तो सेल्यूलर मोबाइल सर्विस यानी कि जो हमारा मोबाइल फ़ोन जो हम यूज़ कर रहे हैं, दिस इज़ द मोस्ट कॉमन थिंग विच इज़
whole India is doing now and using now. सो सेलुलर मोबाइल सर्विस आपके टेलीकॉम सर्विसेज में आ जाते हैं। सेकेंड है आपका रेडियो पैगिंग सर्विसेज। आपको जो रेडियो सर्विसेज भी अवेलेबल होते हैं, आज भी आजकल रेडियो की पॉपुलैरिटी कम हो गई है, लेकिन स्टिल आज भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं, रिमोट एरियाज़ हैं, गांव के लोग हैं, है ना, विलेज एरियाज़ में हो गया, थोड़ा सा डाउन एरियाज़ में हो गया, तो वहाँ पर आज भी लोग जो है रेडियो सर्विसेज को यूज़ करते हैं। सो वो कैटेगरी भी आपकी टेलीकॉम सर्विस में आती है। फिक्स्ड लाइन सर्विसेज। फिक्स्ड लाइन सर्विसेज क्या होता है, टेलीकॉम में भी आपकी बहुत सारी एक फिक्स लाइन सर्विसेज को प्रोवाइड किया जाता है, जिसके तहत आपको जो है नेटवर्क्स वगैरह जो है टेलीकॉम की सर्विसेज है वो आपकी प्रोवाइड की जाती है। केबल सर्विसेज होता है, केबल के जरिए भी आपको टेलीकॉम सर्विसेज यानी इंटरनेट वगैरह, आईटी वगैरह से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ये सारी चीज़ें केबल के थ्रू भी आपको, लाइक BSNL हो गया तो ब्रॉडबैंड एक प्रकार से हो गया, तो उस तरीके से की जो फैसिलिटी होती है वो अपन केबल सर्विसेज के थ्रू ले सकते हैं। और फिक्स लाइन सर्विसेज भी बिल्कुल उसी तरीके से होता है कि एक आपको सर्विसेज एक फिक्स लाइन में आपको प्रोवाइड की जाती है पर्टिकुलर पर्सन को जो भी उसकी फैसिलिटी को ले रहा है। नेक्स्ट है आपका VSAT, इसको वेरी स्मार्ट अपर्चर टर्मिनल। ये एक प्रकार से सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन होता है, जो बेसिकली जो बहुत ही रिमोट एरियाज़ वाले पीपल होते हैं, जो रिमोट एरियाज़ में रहते हैं, जहाँ तक कोई फैसिलिटी नहीं पहुँच पाती है, सर्विसेज नहीं जा पाता है, वैसी जगहों पे जो है ना क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट ऑनलाइन न्यूज़पेपर, मार्केट रेट्स और अदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ज़रूरत है जिसे हम सैटेलाइट के ज़रिए उन तक पहुंचा सकते हैं, न्यूज़ पहुंचा सकते हैं, तो वो चीज़ करने की कोशिश करती है। और एक सर्विस है आपका DTH विच आर नाउ वेरी कॉमन टू एवरीवन, विच इज़ डायरेक्ट टू होम। इसमें क्या होता है कि एक बुके ऑफ चैनल्स होते हैं जो आपको प्रोवाइड की जाती है सैटेलाइट की मदद से, और इसमें आपको केबल नेटवर्क वाले जो है केबल प्रोवाइडर्स है उन पे डिपेंड नहीं होना पड़ता है कि जब वो आपको केबल प्रोवाइड करेंगे, आपको डिस्क वगैरह प्रोवाइड करेंगे तभी आपको फैसिलिटी ले पाएंगे। उसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, आपको डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं। आप एक बार करवाइए और हमें उसे रिचार्ज करवाना पड़ता है, प्रीपेड रिचार्ज करवाना पड़ता है, और उसके बाद जो है हम उस सर्विसेज को बहुत आसानी से अपने घर में ले सकते हैं। सो हियर आर द फॉलोइंग टेलीकॉम सर्विसेज एंड द चैप्टर इज ऑल्सो I thought over now, and I hope you all get understand the various points. Here in the page number 166 you will look that कि यहाँ पर आपको वेरियस बिजनेस सर्विसेज के पूरे फ्लो चार्ट दिए हुए हैं, तो आप जाएंगे एक बार उनको गो थ्रू करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और मैं फिर से कह रही हूँ कि प्लीज़ नोट डाउन ऑल द पॉइंट्स इन योर कॉपी, एंड इफ़ यू वांट टू मेक मोर बेटर नोट्स देन यू कैन, and whenever I feel ki I have to give notes to you all for the important things, then I will surely give to the notes, but right now you have to watch the whole video attentively and write all the notes in your copy and send it to me before the 5 PM. Fine, and expecting that you all understand the following things, and if you are having any doubt then please contact me. Thank you so much, and now we will meet after the this particular completion, and then we will meet to the next chapter. Thank you so much.